इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 2035 का समय दिखाते हुए, जहां एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से कई मिलियन लोगों की जानें चली गई थी। उस खतरनाक वायरस की वजह से पृथ्वी का एनवायरनमेंट रहने लायक ही नहीं रह गया था। हमारी पृथ्वी की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इसी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन अब सरवाइव करने के लिए इंसानों ने जमीन के अंदर बंकर्स बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब सिर्फ पृथ्वी पर सारे जानवर और पेड़ पौधे रहा करते थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि हमारी पूरी पृथ्वी का समय 1000 साल पहले आ चुका है, जब पृथ्वी पर इंसान बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। अब इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं। अब हमें जमीन के अंदर मौजूद उन सारे बंकर्स के अंदर जेम्स नाम का एक अपराधी दिखाया जाता है। जेम्स को तो अब कई सारे वैज्ञानिकों के सामने पेश किया गया था। वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को उनकी मदद करने के लिए कह रहे थे, जिसके बदले उसकी सजा माफ करके छोड़ दिया जाएगा। दरअसल उन वैज्ञानिकों ने इतने समय बाद एक अनोखी टाइम मशीन बना ली है, जिसकी मदद से कोई भी अपने पास्ट में जा सकता था। और वो वैज्ञानिक चाहते थे कि हम इस टाइम मशीन का यूज करके जेम्स को पास्ट में भेजें, जिससे कि वो 1995 में फैली हुई उस खतरनाक वायरस का सॉल्यूशन निकाल पाए और वापस हमें आकर बताए, जिससे कि आज प्रेजेंट टाइम में हम उस वायरस से बच सकें। जेम्स तो इस बात पर बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन ये मिशन खत्म करने पर वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। इसीलिए जेम्स ने उन सारे वैज्ञानिकों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी होती है। अब जल्द से जल्द बिना देरी किए जेम्स को उस टाइम मशीन के अंदर इंसर्ट कर दिया गया था। वैज्ञानिकों ने तो टाइम सेट करके उसे एक्टिवेट भी कर दिया, जिसके अगले ही मोमेंट में प्रोसेसिंग होने के बाद जेम्स पहुंच चुका था पास्ट में। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि वो 1995 में नहीं बल्कि 1990 में चला आया था। इस नई जगह पर जेम्स को क्या करना है उसे कुछ समझता ही नहीं। इन्हीं सारी चीजों में जब जेम्स को कुछ पुलिस ऑफिसर्स पकड़ने आते हैं, तब वो उसे मारने लग जाता है, जिसकी वजह से जेम्स को जेल के अंदर लाकर बंद कर दिया गया था। अब यहाँ जेम्स की हालत देखकर जेल के अंदर कैथरीन नाम की एक डॉक्टर को भेजा जाता है। कैथरीन ने देखा कि जेम्स एकदम अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। जेम्स को तो पूरा पागल समझकर कैथरीन उसे कई सारे साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर के सामने बिठा देती है। सारे डॉक्टर्स एक एक करके जेम्स से पूछ रहे थे कि आखिर तुम कहाँ से हो। कैथरीन भी वहीं रुककर जेम्स के रिस्पॉन्स को नोट कर रही थी। अब यहाँ जेम्स ने सारी सच्चाई बताई कि वो 2035 से आया है और मैं टाइम मशीन की मदद से पास्ट में यानी कि 1995 में जाना चाहता था, जहाँ पर मुझे फैलने वाले एक खतरनाक वायरस का सॉल्यूशन ढूंढना है। लेकिन अब मैं गलती से 1990 में आ चुका हूँ। सारे डॉक्टर्स को लग रहा था कि जेम्स पूरी तरीके से पागल हो चुका है, लेकिन जेम्स ने उन्हें फिर से बताया कि 5 साल बाद यहाँ एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से कई मिलियन लोग खत्म हो जाएंगे और फिर हम इंसान अपने सर्वाइवल के लिए पृथ्वी के अंदर बंकर्स बनाकर रहना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए 2035 के वैज्ञानिकों ने मुझे पास्ट में भेजा था इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। जेम्स तो उन सारे डॉक्टर्स को विश्वास दिलाने के लिए ये भी कहता है कि उन वैज्ञानिकों ने मुझे एक कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जिससे कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब उन सारे डॉक्टर की टीम को ये चीज देखनी थी, इसीलिए वो परमिशन दे देते हैं जेम्स को उसकी चीजें करने के लिए। जेम्स ने जब बताए गए सारे कोऑर्डिनेट सेट करके उनसे बात करने की कोशिश की, तब वो कॉल वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि किसी रैंडम औरत को लग जाता है। दरअसल बात ये थी कि उन वैज्ञानिकों ने 1995 से 2035 का टाइम सेट किया था, लेकिन अभी जेम्स तो 1990 में मौजूद है। इसीलिए ये कोऑर्डिनेट्स कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अब तो सारे डॉक्टर्स को पता चल चुका था कि शायद जेम्स पागल है, इसीलिए जेम्स को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब उस हॉस्पिटल के अंदर जेम्स को जेफरी नाम का एक पागल मिलता है। जेफरी तो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था, लेकिन पागल होने के कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया होता है। अब यहाँ जेम्स को जब मेंटल हॉस्पिटल के उस चैम्बर में लेकर आया जाता है, तभी अचानक वो टेलीपोर्ट हो चुका था वापस अपने प्रेजेंट टाइम यानी 2035 में। दरअसल उन वैज्ञानिकों ने अब जेम्स को प्रेजेंट टाइम में वापस बुला लिया होता है। जेम्स को कहीं न कहीं खुशी हो रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने समय में वापस लौट गया। लेकिन अब वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उस रिकॉर्डिंग में एक लड़की की आवाज थी जो कह रही होती है कि 12 मंकीज की आर्मी ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो वैज्ञानिक जेम्स से पूछ रहे थे कि क्या ये मैसेज तुमने भेजा है, क्योंकि उन्हें ये मैसेज 1996 से आया था। जेम्स तो जवाब देते हुए ये कहता है कि तुम सभी ने मुझे 1996 में नहीं बल्कि गलती से 1990 में भेज दिया था, जिससे कि मैं वहां पर मरते मरते बचा हूँ।
अब वैज्ञानिक जेम्स को पास्ट के समय के कई सारे लोगों को दिखाते हैं जो ये कंफर्म करना चाहते थे कि जेम्स ने इन लोगों में से किसको देखा है। जेम्स जब लगातार उन लोगों को नोटिस करता गया तब वो वीडियो फुटेज के अंदर जेफरी को देखता है। जेम्स ने तो जेफरी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है और वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अब वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को एक और चांस देकर टाइम मशीन में वापस बिठा देते हैं जिससे कि वो 1996 में पहुंच जाएगा। जेम्स भी अब की बार तैयार हो गया था। अचानक टेलीपोर्ट होने के बाद पता चला कि जेम्स वर्ल्ड वॉर 1 में आ चुका है जहां चारों तरफ गोलीबारी चल रही थी। जेम्स तो किसी भी तरीके से अपने आप को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब एक गोली जेम्स के पैर में आकर लग जाती है। उसे तो चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। देखने पर ऐसा लगता है कि जेम्स पास्ट में आकर ही मर जाएगा, लेकिन एक बार फिर टाइम के कोऑर्डिनेट्स फिक्स होने के कारण जेम्स टेलीपोर्ट होकर इस बार एकदम सही जगह यानी कि 1996 में आ जाता है। अब यहाँ सही समय में वापस आने के बाद जेम्स का यही टारगेट था कि वो वायरस का सॉल्यूशन ढूंढे। हमें अब यहाँ 1996 में कैथरीन दिखाई जाती है जो बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच दे रही थी। दरअसल 1990 के बाद यानी 6 सालों के अंदर कैथरीन काफी फेमस हो चुकी थी। कैथरीन ने तो इतने समय में कई सारी अमेजिंग किताबें भी लिखी थी। सारे लोग कैथरीन की किताब पर उसका ऑटोग्राफ भी ले रहे होते हैं। अब कैथरीन के पास एक सीनियर डॉक्टर आता है जो बोल रहा था कि पृथ्वी अब हमारे रहने लायक नहीं रह गई है। एक समय ऐसा आएगा जब हम इंसानों को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। कैथरीन तो उस डॉक्टर की बातों को इग्नोर करते जा रही थी। अब अपना सारा काम खत्म होने के बाद कैथरीन जब अपने कार के पास जाती है तभी उसे मास्क पहने हुए एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। वो मास्क मैन तो कैथरीन को जबरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। उस मास्क मैन को तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक शहर की तरफ जाना था, लेकिन जब वो मास्क मैन अपना चेहरा दिखाता है तब पता चला कि ये तो जेम्स है। कैथरीन भी जेम्स को पहचान गई थी कि ये तो कई साल पहले मेंटल हॉस्पिटल से अचानक गायब हो चुका था। जेम्स कैथरीन को फिर से समझाता है कि मैं कोई पागल नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ जिससे कि हम फैलने वाले खतरनाक वायरस का सॉल्यूशन निकाल सकें। लेकिन कैथरीन जेम्स की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा न करते हुए उसे अभी भी पागल समझ रही थी। अब जेम्स को कहीं न कहीं से अंदाजा हुआ था कि ये वायरस नॉर्थ के शहर में फैलने वाला है, इसीलिए वो कैथरीन के साथ कार में बैठकर लगातार उसी जगह पर जा रहा था। अब शहर में आने के बाद जेम्स दीवारों पर देखता है कि वहाँ पर तो उन्हीं 12 मंकीज के पोस्टर और सिंबल्स बने हुए हैं, यानी कि ये 12 मंकीज किसी टाइप की ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये खतरनाक वायरस चारों तरफ फैला सकती थी। इसीलिए जेम्स कैथरीन के साथ बहुत ही ज्यादा परेशान होकर चारों तरफ 12 मंकीज के सबूत ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक शॉप के सिंबल पर पड़ती है। जेम्स को अंदाजा हो चुका था कि शायद यही 12 मंकीज का अड्डा हो सकता है, इसीलिए पता करने के लिए जेम्स कैथरीन के साथ अंदर चला गया। अब उस शॉप के अंदर 3 लोग खड़े हुए होते हैं जिसे कि जेम्स तुरंत ही जाकर पूछने लगा कि तुम्हारे 12 मंकीज का लीडर कहाँ पर है। वो तीनों तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और अब जेम्स ने उन्हें डराने के लिए अपने हाथ में गन रख ली, जिससे कि वो पूछ रहा था कि तुम्हारे 12 मंकीज टीम का लीडर कौन है। उनमें से एक लेडी डर के मारे बता देती है कि हमारा लीडर जेफरी है। ये वही जेफरी था जिसे कि जेम्स मेंटल हॉस्पिटल में 1990 में मिला था। इतने सालों के अंदर जेफरी अब काफी ज्यादा फेमस और बड़ा आदमी बन चुका होता है, क्योंकि उसके फादर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ काफी अजीब तरीके के केमिकल्स और वायरसेस बनाते थे। पर ये चीजें जेफरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो कई सारे लोगों के साथ मिलकर अपने ही फादर के खिलाफ प्रोटेस्ट करता और उनकी केमिकल फैक्ट्री को बंद करने की कोशिश करता। अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जेम्स और कैथरीन निकल पड़ते हैं जेफरी के घर पर। यहाँ जेम्स के पैर पर जो गोली लगी थी वो घाव धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, जिसे कि अब कैथरीन देखकर कह रही थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे तुम्हारा इलाज ठीक करने दो, नहीं तो तुम्हारा घाव बढ़ता ही जाएगा। कैथरीन तो अब किसी भी तरीके से जेम्स के पैर में लगी हुई गोली निकाल देती है और उसके अच्छी तरीके से देख रेख करती है। कुछ देर बाद जेम्स जेफरी के महल में पहुंच जाता है, जहां पर जेफरी का आदमी उससे कह रहा था कि आपसे मिलने के लिए आपका बहुत पुराना दोस्त आया है। जेफरी जब जेम्स को पहली बार देख रहा था तब वो कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, लेकिन जेम्स ने जब कहा कि मैं 12 मंकीज के बारे में जानना चाहता हूँ तभी जेफरी जेम्स को पकड़कर अपने साथ ऊपर वाले कमरे में लेकर चला जाता है। जेफरी ने तो जेम्स से कहा कि आखिर तुम वापस क्यों आए हो। जेम्स बता रहा था कि शायद तुम और तुम्हारे डैड की वजह से यहाँ एक खतरनाक वायरस फैलने वाला है जो कई सारे लोगों को खत्म कर देगा, लेकिन जेफरी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मुझे लगता है कि वो वायरस और कोई नहीं बल्कि तुम ही फैला रहे हो, क्योंकि जब पहली बार तुम मुझसे मेंटल हॉस्पिटल में मिले थे तो तुमने कहा था कि शायद कोई ऐसा वायरस फैल जाए जिससे कि पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो सकती थी। लेकिन अब जेम्स किसी भी तरीके से वायरस के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो जेफरी से जबरदस्ती करने लगा। तभी जेफरी के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं जिन्होंने जेम्स पर हमला कर दिया। जेम्स किसी भी तरीके से अपने आप को बचाकर सामने आने वाले सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वो तो ठीक से चल नहीं पाता क्योंकि उसके पैर पर चोट भी लगी थी। अब वो किसी भी तरीके से भागते हुए अपनी कार के पास आ जाता है जहाँ पर उसने कैथरीन को कैद करके रखा था। कैथरीन तो अब जेम्स को लात मारकर बाहर निकल जाती है और जेम्स पर हमला करते रहती है क्योंकि जेम्स ने कैथरीन को बिना परमिशन के कैद करके रखा था। लेकिन अब एक समय के बाद जेम्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए कैथरीन एकदम से रुक गई थी। जेम्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर कैथरीन को बताता है कि अगर मैंने वायरस का सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो आगे चल के हमारी पूरी पृथ्वी की जनरेशंस खत्म हो जाएंगी। बचे हुए लोगों को पृथ्वी के अंदर बंकर बनाकर रहना पड़ेगा और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि जेम्स को तो खुली हवा और खुले आसमान के नीचे रहना पसंद होता है और वो तो अब वायरस का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी अचानक उस जगह पर पुलिस वालों के सायरन की आवाज आने लग जाती है। कैथरीन तो अब जेम्स को बचाने के लिए पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, लेकिन जब जेम्स पानी वाले रास्ते पर आया तो वो अचानक कहीं गायब हो चुका होता है। कैथरीन चारों तरफ देखती रह गई लेकिन उसे जेम्स मिलता ही नहीं। जेम्स तो फिर से टेलीपोर्ट हो चुका था 2035 में। जेम्स काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वैज्ञानिक उसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं अब 1996 में कैथरीन अपने सीनियर के साथ मौजूद थी। वो तो उन्हें जेम्स की बॉडी से निकाली गई गोली के बारे में पूछ रही होती है, जिसे देखने के बाद कैथरीन के सीनियर ने बताया कि ये गोली हमारे समय की नहीं है क्योंकि ये गोली तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय यूज की जाती थी। अब कैथरीन अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के सारी इंफॉर्मेशंस निकालने लग गई, जहाँ की कुछ फोटोज में कैथरीन को लिटरली जेम्स दिखाई देता है जो कि उस जंग के अंदर मौजूद था। कैथरीन को समझ में आ गया कि जेम्स हमसे झूठ नहीं बोल रहा था, वो तो शुरुआत से ही टाइम ट्रेवल की बातें एकदम करेक्ट कर रहा था और अगर जेम्स सही है तो इस समय में काफी बड़ा वायरस फैल जाएगा जिससे कि कई सारे लोग मारे जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब वो सारे वैज्ञानिक जेम्स को और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए 1996 में वापस टेलीपोर्ट कर देते हैं। जेम्स के आने के बाद वो सीधा कैथरीन से मिलने चला गया था। अब कैथरीन को सच्चाई पता चलने के बाद वो जेम्स को पागल नहीं समझती, लेकिन जेम्स पता नहीं क्यों बार बार यही कह रहा था कि मुझे जेल के अंदर जाना है। दरअसल इतने बार टाइम मशीन का यूज करके टेलीपोर्ट होने के कारण जेम्स के दिमाग पर इसका असर पड़ रहा था, पर फिर भी कैथरीन जेम्स को संभाल लेती है और बताती है कि हमें वायरस का एंटीडोट ढूंढना ही होगा। वो दोनों तो अब मिलकर जेफरी के फादर को कॉल करते हैं जो बता रहे थे कि आपका बेटा जेफरी आपकी कंपनी में से एक खतरनाक वायरस चुराने वाला है जिसे कि वो पागलों की तरह चारों तरफ फैला देगा। लेकिन जेफरी के फादर ने बड़े कॉन्फिडेंट वे में कहा कि मेरा बेटा कभी भी वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। कैथरीन और जेम्स को ये अंदाजा लग चुका था कि जरूर जेफरी ही इन सारी चीजों के पीछे है। उसका दिमागी संतुलन हिला होता है इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहा था, बट जेफरी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये वायरस कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ कैथरीन अब जेम्स से वो नंबर पूछ रही थी जिससे कि वो फ्यूचर के वैज्ञानिकों से बात कर सकता था। बहुत ज्यादा सोचने के बाद जेम्स को आखिरकार वो नंबर याद ही आ जाता है जिसे कि उसने अब कैथरीन को दे दिया था। कैथरीन फिर जेम्स से कह रही थी कि मुझे उन वैज्ञानिकों से बात करके सब कुछ बताना होगा, इसीलिए वो जेम्स को वहीं पर रोककर कॉल करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैथरीन बहुत खुश होकर जेम्स के पास आ रही थी और उसने बताया कि कॉल करने पर वो एक कंपनी में लगा था जहाँ पर मैंने उन्हें बता दिया कि 12 मंकी ने अपना काम कर दिया है। जेम्स कहता है कि उसके बाद तुमने मैरी क्रिसमस बोला होगा। कैथरीन तो शॉक हो गई कि आखिरकार ये बातें जेम्स को कैसे पता है। तभी जेम्स कह रहा था कि तुम्हारी ये सारी बातें बहुत पहले ही 2035 में मिल चुकी थी। तुम्हारे इस मैसेज को मैंने भी सुना था। इस बात से उन दोनों को अंदाजा लग जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो पास बदल नहीं सकते, यानी कि 1996 में वायरस जरूर फैलेगा और सभी लोगों की जानें चली जाएंगी। बट यहाँ अब जेम्स के थॉट पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे। वो तो कैथरीन से कहता है कि मैं वापस अपने टाइम में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं इसी समय में तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, क्योंकि जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था जमीन के अंदर इस तरीके से घुट घुट कर रहना। वो तो खुली हवा और खुली आसमान के नीचे रहना चाहता था। इसीलिए अब जेम्स ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद डिसीजन लिया और अपने दांत के अंदर से वो चिप निकाल दिया जिससे कि 2035 में मौजूद वैज्ञानिक उससे अब टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब जेम्स पूरी तरीके से कैथरीन के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। कैथरीन भी जेम्स को पसंद करने लगी थी। दोनों साथ में मिलकर अपनी जिंदगी गुजारने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ जेम्स कैथरीन को कह रहा था कि मैंने अपनी
अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी समुद्र नहीं देखा। कैथरीन जेम्स की हर विश पूरी करने का डिसीजन लेती है। उन दोनों ने अपने भेष बदल लिए थे क्योंकि पुलिस लगातार जेम्स और उसका पीछा कर रही थी। जेम्स जब कैथरीन को दूसरे अवतार में देखता है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो तो कैथरीन को ये भी बोलने लगा कि मैं हमेशा से तुम्हारा ही सपना देखता था, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कैथरीन तो अब जेम्स को कार में लेकर बहुत ही बड़ा समुद्र दिखाने के लिए चली गई थी, लेकिन रास्ते पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। वो टैक्सी वाली लेडी दोनों को बता रही थी कि 12 मंकीज के ग्रुप ने जू के सारे जानवरों और एनिमल्स को शहर में आजाद कर दिया है, यानी कि अब चारों तरफ जंगली जानवर फैल चुके थे। जेम्स को लग रहा होता है कि शायद 12 मंकीज के ग्रुप अब वायरस भी फैलाना चाहते हैं, लेकिन कैथरीन उससे समझा रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि 12 मंकीज का ग्रुप पहले से ही सारे जानवरों को छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बेजुबान जानवर इस तरीके से कैद रहें। उनके ग्रुप का ऐसा कोई भी मकसद नहीं होता कि चारों तरफ वायरस फैलाना है। अब जल्द से जल्द कैथरीन और जेम्स एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां कैथरीन अपने टिकट्स कलेक्ट कर रही थी। वहीं अब जेम्स 2035 में कॉल करता है उन वैज्ञानिकों को जिसने कि 12 मंकीज के ग्रुप के बारे में सब कुछ बता दिया होता है कि वो वायरस फैलाना नहीं जानते और उन्होंने कुछ किया ही नहीं। साथ ही साथ जेम्स ने ये भी बोल दिया कि मैं 2035 में वापस नहीं आऊंगा, मैं इसी समय में कैथरीन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जेम्स अब जैसे ही कॉल कट करके वापस आने लगा, तभी उसके सामने उसका ही पुराना दोस्त टकरा जाता है। जेम्स का ये दोस्त भी 2035 से आया था, जिसे कि उन्हीं वैज्ञानिकों ने भेजा होता है। जेम्स के दोस्त ने उसे एक गन दी और ये बताया कि तुम्हें जो कहा गया है सिर्फ वही करो, तुम्हें वायरस फैलने वाले के बारे में पता लगाना है और उसे जान से मार देना है। यहाँ कैथरीन से एक अजीब सा आदमी टकराता है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही सीनियर डॉक्टर था जो कुछ समय पहले कैथरीन से कह रहा होता है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और सभी लोग जमीन के अंदर रहना स्टार्ट कर देंगे। कैथरीन को भी कहीं न कहीं उसके ऊपर शक हो गया था। बाद में जब कैथरीन ने उस सीनियर डॉक्टर के बारे में कुछ पता किया, तब उसे रियलाइज होता है कि ये सीनियर डॉक्टर तो जेफरी के फादर के साथ उनकी लेबोरेटरी में वायरस जनरेशन पर काम किया करता था और हो सकता है कि इसी सीनियर डॉक्टर के पास वो वायरस हो जो फैलाना चाहता था। कैथरीन को अब सारी बातें समझ में आने पर वो जेम्स को आकर सब कुछ बता रही थी और अब वो दोनों उस सीनियर डॉक्टर को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, पर सीनियर डॉक्टर प्लेन में बैठने के लिए काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। वहीं जेम्स और कैथरीन को तो सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं। कैथरीन चिल्लाकर कह रही थी कि उस आदमी के पास खतरनाक वायरस है जिससे कि हमारी आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, पर अफसोस की बात ये थी कि कैथरीन की बात कोई मानता ही नहीं। अब जेम्स के पास जो गन मौजूद होती है वो उसे लेकर डायरेक्टली भागने लगा सीनियर डॉक्टर को मारने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुंच चुके थे जो जेम्स को लगातार ढूंढ रहे होते हैं। अब जेम्स के हाथ में गन देखकर उन्होंने डायरेक्टली जेम्स को गोली मार दी। जेम्स तो जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, इसीलिए अब कैथरीन तुरंत ही उसके पास आ जाती है, यानी कि जेम्स इसी समय में अच्छाई के लिए मारा जा चुका होगा। और जेम्स को तो कैथरीन के इसी मोमेंट के बार बार ख्याल आया करते थे। अब उस जगह पर हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि इस समय की जेम्स का बचपन का रूप था, जिसका मतलब होता है कि जेम्स के दो वर्जन थे, एक जो 2035 से आया था और दूसरा उसके बचपन का रूप जो कि 1996 में मौजूद होता है। कैथरीन भी तुरंत उस छोटे बच्चे को देखकर समझ जाती है कि ये तो जेम्स के बचपन का रूप है। अब वो सीनियर डॉक्टर तो प्लेन में पहुंच चुका था जो कुछ ही महीनों के अंदर चारों तरफ वायरस फैला देगा, पर उस सीनियर डॉक्टर के साइड में एक लेडी मौजूद होती है जो और कहीं से नहीं बल्कि 2035 से आई थी। दरअसल जेम्स के मना करने के बाद वैज्ञानिकों ने खुद अपने मेंबर को भेज दिया होता है उस वायरस के बारे में सब कुछ पता करने के लिए, और उन वैज्ञानिकों को जेम्स के माध्यम से पता चला था कि सीनियर डॉक्टर ही इन सारे वायरस का मास्टर माइंड है। इसीलिए वो लेडी सीनियर डॉक्टर से सारी इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में लेने लगी। वो सारे वैज्ञानिक सीनियर डॉक्टर और वायरस को तभी नहीं खत्म कर रहे थे क्योंकि ऐसा करने पर आगे की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर सीनियर डॉक्टर और वायरस नहीं रहेगा तो आगे चलकर आधी दुनिया नहीं खत्म होगी और उसकी पॉसिबिलिटी तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए 2035 के वैज्ञानिकों ने डिसीजन लिया था कि वो पास्ट की कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे बल्कि इस वायरस के बारे में और भी ज्यादा पता लगाएंगे, जिससे कि वो इसका एंटीडोट यानी कि एंटी वायरस बना सकें, जिससे कि 2035 में इस वायरस को खत्म किया जा सके और इंसान फिर से जमीन के ऊपर रहने लगे। और आगे चल के वैज्ञानिकों को इसका एंटीडोट मिल भी जाता है, यानी कि फ्यूचर में सभी इंसान जमीन के ऊपर रहना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरीके से ये फिक्शनल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।